इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार। बंगाल में खेला और यहां मुकाबला शुरू हो चुका है। आपके साथ मैं हूं ज्योति मिश्रा। तो अभी टीएमसी में मुकुल रॉय की वापसी हो गई है। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने मुकुल रॉय का टीएमसी में स्वागत भी किया, लेकिन ममता बनर्जी का कहना है कि अभी बीजेपी से और भी कई बड़े नेता टीएमसी में वापस आने वाले हैं। तोड़फोड़ वाली राजनीति फिर से शुरू हो गई है और सबसे पहले आपको सुनवाते हैं टीएमसी में वापसी करने के बाद मुकुल रॉय ने बीजेपी को लेकर क्या बड़ा आरोप लगाया। हम तो बीजेपी छोड़ के तृणमूल में आया है और अभी बंगाल में जो स्थिति है, ये स्थिति में कोई बीजेपी में रहेगा नहीं। মুকুলকে আমরা আমাদের ঘরেরই ছেলে, ঘরে ফিরলো, এই জন্য আমরা অভিনন্দন জানাচ্ছি। পার্থ চ্যাটার্জি আমাদের সেক্রেটারি জেনারেল, তিনি তাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন এবং স্বাগত জানিয়েছেন। সুব্রত বক্সি, সুব্রত মুখোপাধ্যায়, জাভেদ খান, ফিরাদ হাকিম সবাই আছে, সব আমাদের সহকর্মীরা। আমি মুকুলের যদি কিছু বলার থাকে মুকুলকে বলবার জন্য অনুরোধ করব। ममता बनर्जी ने मुकुल रॉय की वापसी करवाकर अपनी मंशा साफ कर दी है। ममता ने यह भी ऐलान किया है कि जल्द ही बीजेपी में गए कई और नेता टीएमसी में वापस आएंगे। ममता ने मुकुल की वापसी को लेकर क्या कहा, ये पहले आपको सुनवाते हैं। মুকুল আমাদের পুরনো পরিবারের ছেলে এবং ওকেও অনেক রকম চমকে ধমকে এজেন্সি দেখিয়ে অনেক কিছু ওর উপরও অত্যাচার কম হয়নি। তবে আমি মনে করি মুকুল এখানে আসাতে মুকুল নিজে মানসিক একটা শান্তি পেল, কারণ ওর শরীরটাও আমি দেখছিলাম খারাপ হয়ে যাচ্ছিল, হয়তো মুখে বলতে পারছিল না। কিন্তু বিজেপি করা যায় না এবং বিজেপিতে যারা আছে তাদের নিষ্পেষণ এত বেশি, শোষণ এত বেশি, এত নির্দয় তারা, যে তারা কোনো মানুষকে ভালোভাবে মনুষ্যত্ব নিয়ে বাঁচতে দেয় না। মুকুলে চলে আসাটা এটাই প্রমাণ। ममता बनर्जी ने आज पश्चिम बंगाल में एक ऐसा सर्जिकल स्ट्राइक भारतीय जनता पार्टी पर किया जिसका अंदाजा बीजेपी को था या नहीं था। जानने के लिए हमारे साथ पैनल जुड़ चुका है। भारतीय जनता पार्टी से नुपुर शर्मा, बीजेपी की प्रवक्ता, टीएमसी के शाकिर अली, अभय दुबे कांग्रेस से और जदयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और सबसे पहली रिएक्शन बीजेपी का इंतजार है जानने के लिए। नुपुर शर्मा, आपसे समझना चाहेंगे कि कहीं ना कहीं अंदाजा तो पार्टी को भी था कि हलचल बहुत तेज चल रही है। हमें लगा 2017 में खेला शुरू हुआ जब मुकुल रॉय बीजेपी ज्वाइन कर रहे थे, लेकिन एक तस्वीर तो दूसरे खेला की अब सामने आ रही है। देखिए ज्योति जी, सबसे पहले तो मैं बता दूं 2019 में ही जिन लोगों ने मुकुल रॉय जी के साथ ज्वाइन करी थी भारतीय जनता पार्टी, 2019 से ही वो लोग वापस टीएमसी में, उनके खेमे के लोग वापस टीएमसी में जुड़ना शुरू हो गए थे। अब मुकुल रॉय जी की अपनी मर्जी है, मैं उनको व्यक्तिगत रूप से भी जानती हूँ, हमारी बहुत बातचीत भी हो चुकी है वेस्ट बंगाल के विषयों को लेके। उनकी अपनी मर्जी है। हमारी एकमात्र ऐसा राजनीतिक दल है कि अगर आप पार्टी से, उसकी विचारधारा से जुड़ना चाह रहे हैं, आप वेलकम है। अगर आप वापस जाना चाह रहे हैं तो वो भी आपकी मर्जी है। जाहिर सी बात है कि इस चुनाव में, बंगाल के चुनाव के बीच के अंदर ही अगर आपको ध्यान होगा तो ममता बनर्जी जी ने मुकुल रॉय जी की तरफ किस किस तरीके के बयान दिए थे कि इतने बुरे नहीं हैं। तो जो 2019 से जो चल रहा था उस चीज का एक आभास हम लोगों को था। हाँ, हमारे सीनियर थे, हमारे उपाध्यक्ष थे, अब उनकी मर्जी है, हम उनको आगे के लिए शुभकामनाएं देते हैं। लेकिन आज जो उन्होंने जो बयान दिया, खुद मान रही है कि ममता बनर्जी के बयानों से आपको अंदेशा था कि पार्टी में क्या कुछ हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद मोदी और शाह ने जो एक ग्रिप बनाने की कोशिश की थी इलेक्शन के दौरान, वो क्यों नहीं बन पाई? ये ग्रिपिंग अब टूटती नजर आ रही है। देखिए ज्योति जी, साफ सी बात मैं आपको बता दूं तो जिस पार्टी का वजूद वेस्ट बंगाल में 0 से 3 से 3 से 10 से लगभग 40-42% के वोट शेयर तक गया है, जो हमारा सफर पिछले कुछ सालों के अंदर, जहां पे हमारा कोई ग्राउंड प्रेजेंस नहीं था, 3 से 73 सीट तक का हमारा सफर, जहां पे हमने 22 कहा था लोकसभा में हम सीटें लाएंगे और लोगों ने हमारा मजाक उड़ाया था, लेकिन हम फिर भी 18 लाए। तो ये कह देना कि हमारी प्रेजेंस बिल्कुल खत्म हो गई है, हमारा वजूद तो बड़ा ही है। इट इज नॉट दैट वी वर इन पावर एंड वी वर फेसिंग एंटी इनकम्बेंसी। हमने 3 से 73 का जो हमारा सफर था भली भांति हमने नापा है। आप जो ग्रिप की बात कर रही है, हर बड़ा नेता चाहेगा कि अगर एक बहुत ही बढ़िया तरीके के नेता और कार्यकर्ता उनके संगठन से जुड़े तो उनका ख्याल रखा जाए।
कुछ दिन पूर्व की बात है, आपको पता नहीं, आपको पता हो ना हो, पर ये न्यूज रिपोर्ट्स में था कि किस तरीके से मुकुल रॉय जी की धर्मपत्नी बीमार पड़ी, हॉस्पिटलाइज हुई, कोरोना वायरस से संक्रमित थी। तो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने खुद ब खुद फोन किया, हमारी पार्टी के सीनियर लीडर, हमारे पार्टी के वेस्ट बंगाल के तक उनसे मिलने अस्पताल तक गए थे। तो मैं इतना बताना चाहूंगी कि ऐसा नहीं है, पार्टी अपने कार्यकर्ताओं का और ऐसे कद्दावर नेताओं का ख्याल नहीं रखती, लेकिन उनका व्यक्तिगत डिसीजन था। एक चीज मैं जरूर इस पे बोलना चाहूंगी, जब उन्होंने कहा कि बंगाल के अंदर कोई बीजेपी के साथ नहीं रहना चाहेगा, तो मुझे कल परसों के जो इंटरव्यू दिए हैं हमारे गवर्नर धनखड़ साहब ने, उनकी कही बात भली भांति ध्यान आती है कि एक कहर और भय का वातावरण कि अगर आप किसी ऑल्टरनेटिव पार्टी से हैं, चाहे वो कोई भी हो, कांग्रेस हो, लेफ्ट हो, भाजपा हो, आपके कार्यकर्ताओं को जीते जी जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा, या तो आपका घर जलाएंगे या आप पे अटैक करेंगे। तो अगर ये बात भारी थी उनके आज बयान के अंदर, मुकुल जी के अंदर, तो इस चीज के ऊपर मैं कहूंगी कि एक डिस्कशन होना चाहिए, डिलिब्रेशन भी होना चाहिए। डेफिनेटली आपने जिस बात का जिक्र किया, इससे जुड़ा एक और सवाल आपसे पूछूंगी। और ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि मुकुल रॉय को तो बीजेपी डरा धमका कर ले गई थी। इस पर टीएमसी से हम जवाब लेंगे, लेकिन केसी त्यागी जी, सबसे पहले आपसे हम समझना चाहेंगे कि जिस तरह से एक खेला शुरू हुआ था, हमें लगा खेला खत्म, लेकिन अब दूसरा खेला शुरू हो गया है और ये यहीं तक सीमित नहीं है। आज ममता बनर्जी ने इशारा तो छोड़िए, साफ कह दिया कि बीजेपी के बहुत सारे नेता तैयार हैं। लगभग 35 विधायकों की बात सामने आई थी जो टीएमसी ज्वाइन कर सकते हैं, विधायक या बड़े नेता जिनका भी जिक्र किया गया हो। इस दूसरे खेला को आप किस तरह से देख रहे हैं? ये 2024 तक जाने के संकेत मिल रहे हैं। नहीं ज्योति जी, जिस दौर में मैंने अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया था, उस समय ऐसी घटनाएं या दुर्घटनाएं नहीं होती थी। हमारे नेता थे, कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा बहुमत हुआ करता था, हम गैर कांग्रेसी राजनीति का हिस्सा थे। अटल बिहारी वाजपेयी, आडवाणी, दीनदयाल उपाध्याय, मधुलिमय, जॉर्ज फर्नांडिस, चौधरी चरण सिंह, राजनारायण, भूपेश गुप्ता, ज्योति बसु, इतने लंबे लंबे समय तक हम कांग्रेस पार्टी के खिलाफ लड़ते रहे, लेकिन हमारा कभी मन ललचाता नहीं था कि हम वहां चलें। क्योंकि मैं मानता हूं कि जो राजनीतिक प्रतिबद्धता थी, चाहे कम्युनिस्ट थे, चाहे सोशलिस्ट थे या जनसंघी थे, वो पॉलिटिकली उस समय कार्यकर्ता काफी मैच्योर हुआ करते थे ज्योति जी, और शर्म लगती थी, अफसोस होता था कि नहीं लोग क्या कहेंगे। अब चूंकि लोगों ने कहना बंद कर दिया, इसलिए जो दल बदल की प्रक्रिया हुई है, तो हम सोचते थे कि दल नहीं बदला, दिल बदला जा रहा है शायद। लेकिन आजकल तो मुकुल राय, मैं कोई व्यक्तिगत कांग्रेस या गैर कांग्रेस की टिप्पणी नहीं करना चाहता, मुकुल राय जी जिस भारतीय जनता पार्टी में गए और पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बन गए, एक तो अगर जनसंघ का दौर हुआ होता नुपुर जी, तो जनसंघ में वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नहीं बन सकते थे, माफ करना जी, मैं चूंकि जनसंघ के साथ रहा हूं इसलिए अपने अनुभव के आधार पे कह रहा हूं। और अगर बन गए थे तो कुछ दिन रहते, अगर ममता जी सत्ता में नहीं आती तो क्या वो तब भी जाते? तो ये बेसिकली पावर पॉलिटिक्स का हिस्सा है। आप जिक्र कर रहे हैं और आज की राजनीति में तो खैर जमीन आसमान का अंतर है। आरोप तो खुद एनडीए पर भी लगता है, खासतौर पर बीजेपी में, कि आपने नेता तोड़े, और यही सिलसिला अब टीएमसी रिपीट कर रही है। जमीन आसमान का अंतर है, आरोप तो खुद एनडीए पर भी लगता है। हाँ तो ज्योति जी, पहले हमारे तोड़े जाते थे हमारी तो सरकार की सरकार चली गई थी हरियाणा में। मैं चौधरी देवीलाल जी के साथ था और भजनलाल जी मुख्यमंत्री थे जनता पार्टी के, जिसकी केंद्र में सरकार थी। इंदिरा जी की सरकार आई 1980 में, पूरा का पूरा मंत्रिमंडल लेकर के वो कांग्रेस में चले गए थे। तो ये दल बदल जो है, ये हमारे मित्र जो हैं अभय दुबे जी, इनकी पार्टी के दौर में शुरू हो चुके, इनकी पार्टी सत्ता में थी और प्रसाद भी इन्हीं के पास था। हमारे पास तो बांटने के लिए प्रसाद नहीं था। हम तो सड़कों पे, थानों में, कोर्ट में, कचहरी में, मुकदमों में, सरकार के खिलाफ आंदोलनों में लगे रहते थे। अब इस परिस्थितियां पलट गई, बीजेपी बड़ी पार्टी हो गई। और जो पश्चिमी बंगाल की पॉलिटिक्स है, मैं थोड़ा समय और लूंगा, मैंने वो दौर भी देखा है जब कांग्रेस पार्टी सर्वशक्तिमान पार्टी थी। ज्योति बसु 1971 में चुनाव लड़ रहे थे और
11 बजे उन्होंने मंच छोड़ दिया कि नहीं मेरा बूथ कैप्चर हो गया। फिर 27-28 साल तक ज्योति बसु रहे मुख्यमंत्री। उस समय ने टीएमसी का जन्म हुआ था और कांग्रेस बहुत कमजोर पड़ गई थी। लेकिन अब कम्युनिस्ट पार्टी की यह हालत हो गई, दोनों की, वाम मोर्चे की, उनका कोई नहीं जीता, कांग्रेस पार्टी का कोई नहीं जीता। तो जो स्पेस था वो अपोजिशन का समूचा टीएमसी के पास चला गया। चूंकि दीदी लड़ी, जितने भी संग्राम पिछले 15-20 सालों में हुए हैं वो ममता बनर्जी के नाम है। जब और पार्टियों के नेता घर बैठे हुए थे तो वही लड़ रही थी सड़क पर। अच्छा था बुरा था उस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता। इसलिए अपोजिशन का जो पूरा का पूरा है वो टीएमसी के पास चला गया। त्यागी जी, आरोप यही लग रहे हैं, आप कह रहे हैं कि पहले कांग्रेस जब सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी और आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी जब सबसे शक्तिशाली मानी जाती है, उस पर आरोप लगा था कि काफी जख्म दूसरे दलों को दिए और ट्रेडिंग कर कर, लेकिन आज शायद यही रणनीति है जो दूसरे दल अपना रहे हैं और ऐसे में एक बड़ा चेहरा बनकर उभर रही हैं ममता बनर्जी, जो हर जख्म का उतनी ही मजबूती से जवाब देने की वक्त बेवक्त कोशिश करती रहती हैं। शाकिर अली टीएमसी के जो नेता हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शाकिर जी, क्या माना जाए, जितने जख्म मोदी ने दिए चुनाव से पहले उसी का बदला लिया जा रहा है अभी? ज्योति जी, देखिए बात ऐसा है कि मुकुल राय को जो हम आज हमारी पार्टी ने स्वागत किया है, अभी वो नुकुल जी जैसे अपने बयान में बता रही थी कि जो मुकुल राय से जो संपर्क में थे वही लोग जो है वो 2019 के बाद टीएमसी से जा रहे हैं या जाने के लिए कदम आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जो भी लोग तृणमूल कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में गए थे उन्होंने तो उस टाइम में यही कहा था कि पूरा देश का चेहरा है प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री के चेहरा में देश का उन्नति और उन्नयन जिस हिसाब से हो रहा है, हम प्रधानमंत्री का चेहरा देख के भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। लेकिन आज जो ये लोग भारतीय जनता पार्टी से निकलकर तृणमूल कांग्रेस में वापस आ रहा है, और सबसे बड़ी बात है कि ये 7 साल में पहली बार ऐसी घटना घटी है कि भारतीय जनता पार्टी की सेंट्रल कमेटी से कोई वाइस प्रेसिडेंट पद पर रहे हुए व्यक्ति जो पार्टी छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में आई है। तो इसके पीछे कारण क्या है? क्या मोदी जी का चेहरा है या सेंट्रल गवर्नमेंट का नाकामियां है? इस पर जो है नुपुर शर्मा को जवाब देना चाहिए। नहीं, यही वजह मैं आपसे भी समझना चाह रही हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी पर आप सब आरोप लगा रहे थे कि नेताओं को तोड़ा जा रहा है, पार्टी को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, वही सिलसिला टीएमसी ने शुरू कर दिया है। टीएमसी को क्या फायदा दिखा कि इस वक्त आपने ये जो बड़ा कदम है ये उठाया, मुकुल रॉय को अपनी तरफ उठाया? सॉरी टू से, बट जो एक छवि है ममता बनर्जी की, वो बोल्ड लीडर की मानी जाती है, वो खुद को शेरनी कहती है, इतनी जल्दी वो किसी की गलती को माफ नहीं करती है। तो आज इस गलती को कैसे माफ कर दिया? क्या दिल से स्वागत किया गया मुकुल रॉय का आज? नहीं, देखिए ज्योति जी, बात ऐसा है कि लड़ाई जो है, अब हम लोग ये जो है लड़ाई दिल्ली तक ले जाना चाहते हैं। आप देखिए भारत में अभी अपोजिशन पार्टी बोल के कोई नहीं रह गया है, और जो है जब से दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ममता बनर्जी ने अपोजिशन का रोल अदा किया है। और ये टीएमसी के पूरी प्लानिंग के तौर पर हम लोग अब आगे बढ़ रहे हैं कि हम लोग अब जो ये लड़ाई, अपनी लड़ाई जो है, ये देश के चारों तरफ ये लड़ाई टीएमसी कांग्रेस लड़ेगी, और प्रधान विरोधी दल के तौर पर हम लोग जो है 2024 के पहले तक रहेंगे। और ये पूरा देश मान के बैठा है कि बंगाल से आवाज उठता है, तमाम जैसे भी हो, जैसे जीएसटी हो, नोटबंदी हो, कोरोना वैक्सीन हो, इसके अलावा बीच में और भी बहुत सारे नाकामियां जो हुई है भारतीय जनता पार्टी के सेंट्रल गवर्नमेंट का, उस पर ममता बनर्जी आवाज उठाती है। ममता बनर्जी आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये तो क्लियर कर दिया कि ये शुरुआत है, अभी एक नेता आए हैं, बीजेपी के कई और ऐसे हैं जिनसे बातचीत हो रही है। आपने ये साफ कर दिया कि मिशन 2024 है। अभय दुबे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभय जी, कांग्रेस का क्या ही सवाल पूछा जाए, क्योंकि जब चुनाव का वक्त था तब भी कांग्रेस बैकफुट पर नजर आ रही थी, और आज जब ममता बनर्जी ने ऐसा सर्जिकल स्ट्राइक किया है, उनके साथ काफी लोग खड़े नजर आते हैं बैकफुट पर, चाहे उनका पीके के साथ बातचीत हो या फिर अलग अलग नेताओं के साथ एक महागठबंधन बनाने की तैयारी कांग्रेस की, इसमें क्या भूमिका रहने वाली है? कहां आप लोग देख रहे हैं खुद को? ज्योति जी, देखिए मैं तो याद कर रहा हूं जब भारतीय जनता पार्टी कहती थी भाग मुगल भाग, सीबीआई आ रही है,
शुभेंदु अधिकारी का वीडियो बताते थे कि शारदा स्कैम के भ्रष्टाचार में लिप्त है। कोबरा मिथुन चक्रवर्ती जो ब्रांड एम्बेसडर थे उन पर प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर आरोप लगाते थे। हेमंत बिस्वा शर्मा का तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देकर कहा कि 20 लाख रुपए महीना इसके खाते में आते हैं। वो मुख्यमंत्री बन गए असम के, उन्होंने तो परास्त कर दिया भारतीय जनता पार्टी को और मोदी जी और अमित शाह जी की इच्छा के खिलाफ बन गए वहां से। मैं पूछना चाह रहा हूं कि क्यों समूचे देश में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का दम घुट रहा है नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के नेतृत्व से। आदित्यनाथ जी ने वहां भाजपा के ट्विटर हैंडल से मोदी जी अमित शाह की फोटो हटा दी, खुद के पर्सनल ट्विटर हैंडल से हटा दी, फोन नहीं उठा रहे उनके। और ये परिस्थिति कर्नाटक में भी निर्मित है। वो बसव राजा को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, येदियुरप्पा वहां लोहा ले रहे हैं उन दोनों नेताओं से। उत्तराखंड में थोड़ी बहुत चली तो त्रिवेंद्र रावत को इन्होंने हरा दिया। तो समूचे देश के हालात ये, गुजरात में भी यही है। अबे जी अब सवाल ये खड़ा होता है, सॉरी यहाँ पर मैं रोकना चाहूंगी क्योंकि सवाल देखिए मेरा है कांग्रेस के हालात को लेकर, जवाब आप दे रहे हैं हर बार की तरह बीजेपी के हालात को लेकर। बीजेपी की जो परिस्थिति है इस पर हम बीजेपी के नेताओं से भी चर्चा करेंगे, नुपुर जी हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन कांग्रेस की हम जब हालत इस समय देख रहे हैं, मेरा सवाल यही था कि वेयर डज कांग्रेस स्टैंड? आप अपने आप को कहां देख रहे हैं 2024 के लिए? यहाँ पर तो एक ऐसा फुट तैयार हो रहा है जो मोदी से लड़ने के लिए खुद को तैयार कर रहा है, और कांग्रेस की हालत बाकी के राज्यों में सबके सामने है। देखिए, लड़ाई समूचे देश बनाम नरेंद्र मोदी जी की होने वाली है, याद रखिएगा ज्योति जी। आज ये सारा पक्ष प्रतिपक्ष सब उनकी प्रासंगिकता नहीं है, पूरी देश की जनता इनके खिलाफ खड़ी है। अभी जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं जेडीयू के त्यागी जी, ये पुरोधा है राजनीति के, मैं बड़ा आदर करता हूं इनका। इन्होंने प्रसाद शब्द को प्रयोग किया। अभी जितिन प्रसाद कल तक आरोप लगा रहे थे कि आदित्यनाथ तेरी सरकार ने ब्राह्मणों का कत्लेआम उत्तर प्रदेश में कर दिया, उनके ट्विटर हैंडल पर चले जाइए। ब्रह्म चेतना संवाद कर रहे थे कल तक वो ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कहते थे शिवराज तुम्हारे हाथ किसानों के खून से रंगे हैं, मोदी ने देश को बर्बाद कर दिया, ये सबको आत्मसात कर लेते हैं। सारी पापी आत्माओं को पुण्य आत्मा बना लेते हैं जब खुद के यहां रहते हैं। तो ये देश देख रहा है और प्रदेश दर प्रदेश ये दरक रहा है भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व। अब मोदी जी और अमित शाह जी अप्रासंगिक हर राज्य में होते जाएंगे, राज्य के नेतृत्व भी इनको नकारना प्रारंभ कर देंगे। चलिए आप, लेकिन हालांकि ये इशारा कर रहे हैं कि मोदी वर्सेस बाकी का जो पूरा विपक्ष है वो स्थिति हो चुकी है। कुछ कहना चाह रही हूँ कि लेकिन उससे पहले आपसे यही जिसका जिक्र अभय जी ने भी किया कि अचानक इस पॉइंट ऑफ टाइम में ऐसा क्या हो गया कि बीजेपी एक तरफ से नहीं कई तरफ से घिरी नजर आ रही है। खेमों में इतनी नाराजगी, इतनी हलचल, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और आज हमने पश्चिम बंगाल की जो तस्वीर देखी, ये तो किसी स्ट्राइक से कम नहीं। देखिए ज्योति जी, कमाल की बात है कि मतलब के रायते की तरह कांग्रेस फैल रही है और इन अमित जी के हिसाब से दम भारतीय जनता पार्टी में घुट रहा है। पीढ़ी दर पीढ़ी जिन परिवारों ने कांग्रेस में अपना लगा दिया हो, ये अपने इतने कद्दावर ऊंचे नेता संभाल नहीं पा रहे हैं। वो ज्योतिरादित्य सिंधिया क्या, वो जगदम्बिका पाल जी क्या, वो पूरी बहुगुणा जोशी परिवार क्या, वो आपके जितिन प्रसाद जी क्या, मतलब मैं बोलूंगी तो रात निकल जाएगी। अभी आपके ही चैनल पे थोड़ी देर पहले दिखा रहे थे कि एक विधायक जो सचिन पायलट कैंप के हैं वो इस्तीफा देके बिल्कुल अड़ियल इस्तीफा वापस नहीं दूंगा। जैसे मैंने कहा रायते की तरह आप फैल रहे हैं और दम यहाँ पे घुट रहा है। देखिए मुकुल रॉय जी तो कभी जनसंघी थे नहीं, त्यागी जी बताएंगे। मुकुल रॉय जी तो कभी भी भारतीय जनता पार्टी के जन से कभी पार्टी में थे नहीं, वो तो हमेशा से टीएमसी के ही कदावर नेता थे। वो आए, उनका वेलकम था, जैसे मैंने बताया, वो जा रहे हैं तब भी उनकी मर्जी है, हम उनको रोकेंगे नहीं। लेकिन त्यागी जी ये भी मानेंगे कि चुनाव के बाद भी 2014 के ऐसे कुछ नेता हैं जो शुरुआत से हमारे साथ थे, जैसे शत्रुघ्न सिन्हा जी, उन्होंने भी छोड़ी, जैसे आपके कीर्ति आजाद जी, उन्होंने भी छोड़ी। और मैं कहूंगी कि उसके बावजूद पार्टी का जो एक आइडियोलॉजिकल, जो हमारा एक तरीके से हम संगठन चलाते हैं, वो आज भी उसी तरीके से चल रहा है। लेकिन बंगाल की राजनीति की बात थोड़ी सी अलग है नुपुर, वो इसलिए कि जिस तरह से बीजेपी पर आरोप लगे कि आपने टीएमसी के उन दिग्गज रूट लेवल के नेताओं को तोड़कर बीजेपी में शामिल किया। शुरुआत तो कहीं ना कहीं से होती है, हर दल का कोई ना कोई नेता तो नाराज है ही, लेकिन जिस तरह से आज टीएमसी ने ये जो दांव खेला है, ये बीजेपी को कितना भारी पड़ने वाला है आने वाले वक्त में, क्योंकि ये क्लियर हो गया मुकुल रॉय अकेले नहीं है, अभी एक लंबी फहरिस्त तैयार है जिनसे टीएमसी की बातचीत हो रही है। जवाब देना चाहूंगी इस चीज का।
मैं जरा सबके जवाब देना चाह रही थी, मेरे को प्लीज बोलने दीजिए। एक तो मैं आपको बता दूं तो वो पीढ़ी के नेता तो शुभेंदु अधिकारी जी भी थे, जो छोड़ के और बकायदा चुनाव के अंदर ममता बनर्जी जी को मात दी और आखिरी मिनट तक कहती रही कि नहीं 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 हम जीते हैं, लेकिन आखिरी पल उनको मानना ही पड़ा और कहा कि छोड़ो छोटा सा चुनाव है। तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि देखिए रूट के और पीढ़ी दर पीढ़ी के नेता तो हमने भी तोड़े हैं और आए हैं, हमने क्या तोड़े, उनकी अपनी मर्जी है। अब रही बात मुकुल रॉय जी की, मुकुल रॉय जी ने आज एक चीज कही, इससे मैं एक बात पूछना चाहूंगी क्योंकि आपने ये कहा ना ये कि धमका के लेके आए। देखिए कहीं ये तो नहीं कि हमने उनके खिलाफ जांच पड़ताल कहीं बंद नहीं करी, क्योंकि अब आप ये मत समझिएगा, देखिए आज भी जांच एजेंसी केंद्रीय स्तर पे से चल रही है सारे स्कैम्स के खिलाफ। अगस्त 2020 और सितंबर 2020 के मुकुल रॉय जी की बकायदा जांच पड़ताल पूछताछ हुई। नवंबर 2020 के अंदर ईडी ने बकायदा उनको नोटिस भेज के उनके साथ पूछताछ करी। वो हमारी एक सेकेंड अभय जी, मैं आपके ऊपर नहीं बोली, मैं प्लीज नूपुर जी, इससे आपने स्कैम्स का जिक्र किया तो एक और बात जो सामने आ रही है, इस पर टीएमसी के शाकिर अली जी से मैं जवाब जरूर चाहूंगी कि मैं जरा अपनी बात कंप्लीट कर दूं। ये अभय जी ने जो बोला मैंने सुन लिया। नहीं, आप अभय जी फर्क इतना ही है कि हम जांच पड़ताल एजेंसी को अपना काम करने देते हैं। कांग्रेस की सरकार के अधीन जो सर्वोच्च न्यायालय ने सीबीआई को पिंजड़े में बंद तोता कहा था, वो हमारी सरकार के दौरान नहीं कहा। हाँ, एक चीज में जरूर यही फर्क है कि जब मुकुल रॉय जी हमारी पार्टी छोड़ के गए वापस अपने दल में, हम उन्हें गाली नहीं दे रहे, हम अभी भी उनकी इज्जत कर रहे हैं, उनकी मर्जी है। हम कूड़ा नहीं बता रहे और हम निकम्मा नकारा नहीं बता रहे और गाली गलौज पे नहीं उतर रहे, क्योंकि एक जो आपका जो पूरा कल्चर है ना संस्कार कांग्रेस पार्टी का कि गैर गांधी नेहरू परिवार की इज्जत नहीं, जो एक पूर्व प्रधानमंत्री के शव को नहीं छोड़ सकते, मतलब नरसिम्हा राव जी की अरे साहब अटल बिहारी लाल कृष्ण आडवाणी जी भूल गए क्या, आने दिया, मुरली मनोहर जोशी जी भूल गए क्या, यशवंत सिन्हा जी आप भूल गए क्या, अरुण शौरी जी भूल गए क्या, शत्रुघ्न सिन्हा भूल गए क्या। अरे बुनियाद के पत्थर थे ये पार्टी के, इन्होंने पार्टी का वैभवशाली भवन खड़ा किया था, आपने बुनियाद के पत्थर उखाड़ कर फेंक दिए, अपने दामन की तो मिटा लो पहले। अब आप कहेंगे कि नहीं बताइए। नुपुर जी, अभय जी, सवाल आज का ये है कि क्या पश्चिम बंगाल में नए दौर का खेला शुरू हो चुका है? आपकी बातें डिवर्ट हो रही हैं। शाकिर अली, मैं आपसे जिस चीज का नुपुर ने भी जिक्र किया कि आरोप लग रहे हैं और सेंट्रल एजेंसियां इसका जांच करती हैं, नेताओं के नाम स्कैम से जुड़ते हैं। नारदा शारदा स्कैम में मुकुल रॉय का नाम सामने आया था, सबको पता है। कहीं ना कहीं अब ये जांच जो है सीआईडी के पास होती है, वो राज्य के अंडर आता है। ममता कहती है कि डरा धमका कर पार्टी से नेताओं को तोड़ा गया, लेकिन क्या खुद टीएमसी यही कर रही है, डरा धमका कर वापस लाया जा रहा है? नहीं, देखिए ऐसा बात है कि जो अभी नुपुर जी बोल रहे थे, हमको लग रहा है कि पता नहीं, चाहे वो छुपा रही है चाहे वो क्लियर नहीं है। देखिए आज भी शुभेंदु अधिकारी के घर में एक सांसद तृणमूल कांग्रेस अपने आप को दावी कर रहा है कि मैं टीएमसी का अभी भी सांसद हूं, तो शुभेंदु अधिकारी के घर में शुद्धिकरण होना चाहिए। एक दूसरी बात है कि आपने सीआईडी और सीबीआई और एजेंसियां की बात की, है वो खुली आंखों से लोगों ने देखा है कि तिरपाल किस तरह से चोरी हुआ है। और अभी जो बोल रहे थे कि वो तोता, सुप्रीम कोर्ट ने तोता कहा, जो ये तोता सुप्रीम कोर्ट ने कहा था उसको जो है मोदी सरकार के टाइम में एस्टेब्लिश हुआ। रातों रात राकेश अस्थाना साहब को हटना पड़ा था सीबीआई से, और सीबीआई में क्या दखल अंदाजी हुआ था इसके लेके पूरा देश देखा था। सुप्रीम कोर्ट के 5 जस्टिस ग्राउंड में आ जाते हैं और वो आंदोलन छेड़ देते हैं कि गवर्नमेंट का अदालत में डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है। तो आप बताइए ये सब किनके कार्यकाल में हुआ? ये पूरा देश जानता है ज्योति जी। हमारे कहने का मतलब है कि हम सीधी बात बोल रहे हैं कि मुकुल राय और भी बहुत सारे नेता है भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, विधायक हैं, जो पार्टी में आना चाहते हैं, और हम लोगों का मिशन 2024 है
और हमारे शाकिर अली जी, और आज प्रशांत किशोर शरद पवार से महाराष्ट्र में मिल भी रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय के मुंह में शब्द डालने के लिए राहुल गांधी के ऊपर कॉन्टेक्ट हो गया था। और नहीं शाकिर अली जी, कोर्ट की बात को गलत बताने के लिए, कोर्ट की बात की गलत बयानी करने के लिए राहुल गांधी के नेता के ऊपर कॉन्टेक्ट हो गया था। मैं आपकी याद ताज़ा करना चाहूंगी, मैं आपकी याद ताज़ा करना चाहूंगी, ये पिंजरे में बंद होता कांग्रेस सरकार कभी भी सर्वोच्च न्यायालय ने सीबीआई के खिलाफ जिस तरह से हमला किया गया है एजेंसी के माध्यम से, ये सारा देश जानता है। वो अपना काम सीबीआई को इस्तेमाल किया जाता है, जिसको भ्रष्ट बोलते हैं आपने वापस कैसे ले लिया? शाकिर जी और मुकुल जी, आप चलिए आप दोनों को फिलहाल यहाँ रोकते हैं। हमारी पार्टी में आए, आपने वापस कैसे ले लिया? आप अपना सवाल का जवाब दीजिए। बैठे हुए हैं, आप ये मुकुल रॉय जी से पूछिए। आपने सम्मान करता हूं, गुरुदेव है वो ऑनेस्टली कहे कि किस तरह से सीबीआई एक मिनट शाकिर जी, एक मिनट। बंगाल बीजेपी उपाध्यक्ष जी, एक मिनट। बंगाल बीजेपी के उपाध्यक्ष और सांसद हैं अर्जुन सिंह ने फिलहाल मुकुल रॉय को लेकर एक बयान दिया है। पहले दर्शकों को ये भी सुनवा देते हैं, फिर आपका रुख करेंगे। सुविधावादी व्यक्ति राजनीति में जो होते हैं वो इसी तरह का काम करते हैं। जब अभिषेक बनर्जी का तृणमूल में उदय हुआ तो अभिषेक बनर्जी इनके बीच बड़ी अनबन थी और अभिषेक बनर्जी ने इनको धक्का देकर घर से बाहर निकाला था। तो ये तृणमूल बीजेपी में आ गए। बीजेपी में फिर आने के बाद ये एक बार चाउमीन खाने के लिए चले गए, चाउमीन खा के फिर तृणमूल में चले गए, फिर वो बीजेपी में आ गए। तो इनका आयराम गैराम वाला कहानी है, आते रहेंगे जाते रहेंगे, इनको सुविधा जहां मिलेगी वहीं रहे। सांसद अर्जुन सिंह को आप सुन रहे थे। बीजेपी बंगाल बीजेपी के उपाध्यक्ष भी ये हैं। केसी त्यागी जी, जितने जनरेशंस की राजनीति आपने देखी समझी है और इस बात का आप जिक्र भी कर रहे थे कि आपके वक्त में तो ऐसी राजनीति होती नहीं थी और अब के जो हालात हैं कि पार्टियों का दल बदलना इतनी मामूली बात हो गई है। आज जिस शब्द का जिक्र यहाँ पर किया गया सुविधावादी, इसे आप कितना सही करार देते हैं और क्या एग्जैक्टली यही राजनीति आजकल चल रही है? देखिए ज्योति जी, अभी मेरे मित्र टीएमसी के शाकिर अली जी, ममता जी का जो अभ्युदय हुआ है उसके हम भी प्रशंसक हैं, लेकिन शाकिर अली जी देश एक तो बहुत बड़ा है और दूसरा ये है कि आपकी जो पार्टी है, आपके नेता की चमक है, लेकिन आपकी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनने में अभी सदियों लगेंगी। कांग्रेस पार्टी कितनी भी कमजोर हो गई हो, उसकी कई राज्यों में सरकारें हैं और कोई भी विपक्षी एकता की या बदलाव की धुरी बनेगी तो वो कांग्रेस पार्टी ही होगी, नंबर एक। नंबर दो, देश में चाहे इसको मैं अभय दुबे जी भी ना माने, राब भी ना माने, अभी वैसा वातावरण हम लोग नहीं मानते हैं कि एनडीए की सरकार के खिलाफ वैसा है जैसा 1975 में इंदिरा जी की सरकार के खिलाफ था या राजीव गांधी जी के खिलाफ जब वीपी सिंह जी संघर्ष कर रहे थे, उस तरह का वातावरण था, नंबर एक। नंबर दो, कोई भी सर्वमान्य नेता जैसे जयप्रकाश नारायण जी थे हम लोगों के साथ या वीपी सिंह जी थे 89 में, ऐसा कोई नेता सब दलों के नेताओं को स्वीकार हो, वो भी आपके पास नहीं है। नंबर तीन, खाली आपने अच्छा कीर्तिमान कायम किया है पश्चिमी बंगाल में, और ये भी मेरे मित्र जो कांग्रेस पार्टी के बैठे हैं, इनकी पार्टी के द्वारा समय समय पर जो की गई गलतियां हैं, ये उसका नतीजा कि आप वहां बैठे। मैं तो अभय दुबे जी से भी कहना चाहता हूं, आप कांग्रेस पार्टी का रिवाइवल चाहते हो या सर्वाइवल? जैसे हम गैर कांग्रेसी राजनीति करते थे तो हमने जनसंघ को और कम्युनिस्टों को भी साथ बैठा दिया था। जब 67 में गैर कांग्रेसी सरकारें बनी थी डॉक्टर लोहिया और दीनदयाल उपाध्याय के उससे, अगर आपको सर्वाइवल करना है तो क्यों चुनाव लड़ने आप पश्चिमी बंगाल में समान धर्मी पार्टी जो आपकी थी ममता जी की, क्यों आप गए?
क्यों आप शरद पवार जी की पार्टी के खिलाफ कभी कभी लड़ लेते हो? क्यों जगनमोहन रेड्डी जी की पार्टी के खिलाफ लड़ लेते हो? क्यों आप जो है चंद्रशेखर राव जी की पार्टी के खिलाफ लड़ लेते हो? तो अगर सरवाइव करना है कांग्रेस को तो इन सबको मिलाओ, नंबर 1। नंबर 2, पार्टी को रिवाइव करना है तो शिवसेना के साथ क्यों जाते हो? मुस्लिम लीग के साथ क्यों चले जाते हो? केरला में, पश्चिमी बंगाल में आप सीपीएम के साथ और एक और आउटफिट है वहां पे, क्यों उसके साथ चले जाते हो? तो कांग्रेस पार्टी जो है शाकिर जी बड़ी पार्टी है, और अगर एनडीए के खिलाफ कोई पार्टी खड़ी होनी है जी तो उसकी धुरी कांग्रेस पार्टी होगी। सर कांग्रेस को आप जो राय दे रहे थे, कांग्रेस का सर्वाइवल निश्चित तौर पर तभी हो पाएगा जब वो अपने रिवाइवल पर ध्यान दें। अभय दुबे से इस पर भी हम सवाल जानेंगे कि आंध्र से लेकर असम से लेकर और हर तरफ जिस तरह से बेकदरी की गई उन लीडर्स की जो अपने स्टेट में आज की तारीख में लीडर्स बने हुए हैं। बहरहाल शाकिर अली जी, ये हमें बता दीजिए कि जो आरोप लगाए सांसद अर्जुन सिंह जो कह रहे थे कि जहां चाउमीन मिला नेता चले गए, आप लोग ऐसा क्या परोस रहे हैं कि अभी एक नहीं और बहुत सारे नेता धीरे धीरे टीएमसी का रुख करने वाले हैं? और अगर कुछ और नाम भी आप बता पाए कि किन किन से बातचीत हो रही है? देखिए, वो भी है, अर्जुन सिंह भी है और सुमित्रो खा भी है, लेकिन अभी वो बोल रहा है आया राम गया राम, लेकिन इसमें फंस गया बेचारा आसाराम। आया राम गया राम फंस गया, आसाराम जो आशा लगा के रखे थे कि बंगाल पाएंगे, लेकिन आया राम गया राम जो वो कह रहे हैं कल वो भी हो सकता है कि वो भी आ जाए। लेकिन हमारे कहने का मतलब देखिए, इशू है नहीं है, इशू है कि भारतीय जनता पार्टी टूट क्यों रही है, और टूट के भारतीय जनता पार्टी तृणमूल के तरफ से आ रही है। और पहली तृणमूल कांग्रेस ऐसी पार्टी है कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता टूट कर तृणमूल कांग्रेस के तरफ उम्मीदें देख रहे हैं, ताकि उनको लग रहा है कि आने वाले दिन भारत में सही लड़ाई और सही दिशा पार्टी को ले जाएगी, तो वो ममता बनर्जी के शक्ल में वही लीडर है जो ममता बनर्जी जो है लीडर बनेंगी और लीडर बन चुकी है भारत की। जिस तरह से हम लोगों ने बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को पिछाड़ा है, जी नूपुर जी, मैं आ रही हूँ आपके पास। उम्मीद जगी। बिल्कुल शाकिर अली, समअप करें अगर आपकी बातों को, तो न सिर्फ हाईली कॉन्फिडेंट बल्कि हाईली एम्बिशियस इस वक्त टीएमसी नजर आ रही है। नूपुर, आप कुछ कहना चाह रही थी? मैं बस 2 चीज कहूंगी, इन्होंने मेरी बात तो सुनी नहीं। ये हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड में से या कोई सही मायने में जनसंघ या भारतीय जनता पार्टी की शुरुआती दौर से कोई टूट रही है पार्टी, कोई आया इनके पास, इन्हीं के हमारे पास आए थे, इनके पास ही वापस चले गए, उनकी अपनी और पार्टी नहीं। लेकिन मैं जरा अपनी बात कंप्लीट कर लूं। अच्छा बताइए, मुकुल रॉय जी के आपके पास भारतीय जनता पार्टी के कितने लोग टीएमसी में जुड़ गए, बताइए, कोई आंकड़ा दीजिए। ना, अभी तो झूठ बोल रहे हैं। कितने लोग टूट के आपके पास गए, आंकड़ा है आपके पास? भारतीय जनता पार्टी के या संघ के कितने लोग विचारधारा बेस लोग आपके पास टूट गए? नहीं तो आप झूठ बोल रहे हैं। और मैं कहूंगी, आपने सही पकड़ा, इतने महत्वाकांक्षी है। हमने बंगाल में जीतती पाई, आपको लगता है बंगाल के बाहर जीत पाएंगी? बंगाल में ममता दीदी अपनी सीट तो जीतती पाई नंदीग्राम की, और महत्वाकांक्षा राष्ट्रीय एम्बिशन है। बंगाल की धरती के बीचों बीच नंदीग्राम की जीत पाई, और महत्वाकांक्षा दिल्ली तक की। भारतीय जनता पार्टी सेकुलर नहीं है, बताइए, नंदीग्राम क्यों नहीं जीत पाई? दिल्ली तो दूर है भी। लेकिन सवाल बीजेपी के लिए यहाँ पर यह भी उठता है कि आप कह रही हैं कि वो अपनी सीट नहीं जीत पाई, लेकिन आप इस बात से इनकार नहीं कर सकती हैं कि जहां बीजेपी 200 के दावे कर रही थी वहां 77 पर सिमट गई सिर्फ ममता बनर्जी की वजह से। आप कह रही हैं कौन गया, एक ही नेता गया है, लेकिन सिलसिला तो अभी शुरू हुआ है। अगर टीएमसी से बीजेपी में आए थे, बीजेपी अपना जनाधार बना रही थी, आपको लगता है ये वापस फिसलता नजर आ रहा है? ये शुरुआत है, अभी कोई बड़ा नुकसान? ज्योति जी, आपको मेरे विश्लेषण की जरूरत नहीं है। हमारे पैनल पे एक बहुत कद्दावर नेता और वरिष्ठ नेता बैठे हैं, त्यागी साहब, उन्होंने बता दिया। मैं तो इतना ही आगे उनसे जोड़ के बोलूंगी, बंगाल के बाहर तुम्हारा वजूद क्या है, बंगाल के आगे तुम्हारा वजूद क्या है? जो बंगाल में अपनी सीट नहीं रोक पा रहा, वो बंगाल के बाहर क्या परचम लहराएगा? मैं पूछना चाह रही हूँ, क्या ममता दीदी उत्तर प्रदेश का चुनाव जीत पाएंगी? क्या लड़ ले आके? सीधा बोलूंगी मैं, उत्तर प्रदेश में चुनाव है। देखिए, एक थर्ड फ्रंट तैयार होता साफ नजर आ रहा है। टीएमसी को
शरद पवार से बातचीत हुई ममता बनर्जी की, और जल्दी अगर वो इस फ्रंट का चेहरा भी बन जाए, मोदी के मुकाबले के लिए, सामने महामुकाबले के लिए तैयार हो जाए 2024 में, तो इसकी भी काफी गुंजाइश नजर आती है। अभय जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन ऐसे में कांग्रेस के लिए भी सवाल यही है कि रिवाइवल की जो बात की जा रही थी, अगर आप अब ममता का साथ देते, वही ममता बनर्जी जिनका 80 के दशक में कांग्रेस ने उसमें अहमियत नहीं दी, और आज की तारीख में वो एक कदावर नेता ही नहीं, बॉस दबंग इमेज के साथ सामने आ रही है, जो मोदी को टक्कर दे रही है। देखिए ज्योति जी, अभी नुपुर शर्मा ने पूछा कि ये उत्तर प्रदेश आएंगी क्या ममता बनर्जी? हाँ। मगर उत्तर प्रदेश का खुद को हाल जानना चाहिए। पंचायत के चुनाव हुए, भगवान प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या, 40 में से 34 भारतीय जनता पार्टी हार गई। नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी, 40 में से 33 हार गए। गोरखपुर, योगी आदित्यनाथ जी का क्षेत्र, 68 में से 48 हार गए। लखनऊ, राजनाथ जी का क्षेत्र, 25 में से 21 हार गए। और क्या कह रहे हैं यूपी के इनके विधायक? राकेश राठौर वो कहते हैं कि इतना बर्बाद उत्तर प्रदेश को इस योगी सरकार ने कर दिया, अगर मैं मुंह खोलूंगा तो राजद्रोह का केस लग जाएगा। विधायक राजकुमार अग्रवाल कह रहे हैं, मेरे बेटे की मौत पर मुझे न्याय नहीं मिला तो आम जनता को उत्तर प्रदेश की क्या मिलेगा? देखिए, जब बात पश्चिम बंगाल की हो रही है तो मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि आप लोग उत्तर प्रदेश को फोकस कर रहे हैं। निश्चित तौर पर आज बहुत ही पश्चिम बंगाल में बुरी तरह परास्त हुए, अब उत्तर प्रदेश की बारी है। और त्यागी जी ने मेरी पार्टी के प्रति जो सद्भावना व्यक्त की उसका आदर करता हूं, लेकिन राष्ट्रीय राजनीतिक दल है, आज प्रतिपक्ष कमजोर नहीं हुआ, संवैधानिक संस्थाएं मोदी जी ने कमजोर कर दी। और ये भारतीय जनता पार्टी मूल स्वरूप में नहीं है, ये मोदी और अमित शाह जी का राजनीतिक दल है, जिसका मोडस ऑपरेंडी बिल्कुल अलग है। भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता थे, चाहे वो यशवंत सिन्हा थे, मुरली मनोहर जोशी थे, अरुण शौरी थे, आडवाणी जी थे, ये त्यागी जी मानेंगे इस बात को, प्रजातंत्र में किसी हद तक आस्था रखते थे। इनका प्रजातंत्र से ही सरोकार नहीं है। माफी चाहती हूँ, लेकिन पहले की तरह जब मुझे समझ नहीं आता, मैंने आपसे अभी कांग्रेस के स्टैंड को लेकर जिक्र किया, आप फिर बीजेपी के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, और पहले भी मैंने कांग्रेस के स्टैंड को ही लेकर सवाल पूछा था, बार बार बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। लेकिन हालांकि बीजेपी से हम सवाल जरूर कर रहे हैं, बात अभी उत्तर प्रदेश की तो होगी, लेकिन पश्चिम बंगाल के जो आज के हालात हैं उसमें वेडस कांग्रेस स्टैंड का सवाल भी जरूर उठता है। नुपुर, बहरहाल वक्त की भी कमी है, अगर आप बहुत संक्षेप में वाइंड अप कर सकें कि आप क्या कहना चाह रही हैं? 5 सेकंड बोलूंगी। हमारे अडवाणी जी और जोशी, आपके एसएम कृष्णन जी, आपके एनडी तिवारी जी, और मेरे पास तमाम लिस्ट पड़ी है, गिनना शुरू करूंगी आधी रात निकल जाएगी। राव इंद्रजीत सिंह जी, आपके चौधरी बीरेंद्र सिंह जी, पूर्व मुख्यमंत्री, आपके तमाम लोग कैसे तोड़ के आ गए। राष्ट्रद्रोह के केस की आप चिंता कीजिए, आपने तो अपने उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के ऊपर राष्ट्रद्रोह का केस कर दिया था बैठे बैठे सरकार के अंदर। और तीसरी बात, अरे हमारी सीटों के अलावा आप उत्तर प्रदेश में आपने क्या क्या पंचायत में और बंगाल में शून्य में कैसे सिमट गए? यही बात है। साथ देने के लिए आए मियां खलीफा, रिहाना और ग्रेटा थुनबर्ग जैसी बैसाखी ढूंढते हैं ना, उनके सर्वाइवल वर्सेस रिवाइवल का सवाल पैदा हो जाता है, जैसे त्यागी साहब ने बताया। इनको समझ नहीं आ रहा है, ये भैया पॉर्न स्टार की बैसाखी ढूंढ रहे हैं जो आज की तारीख में अवार्ड वापसी गैंग बताते हैं। राजनीतिक वजूद शून्य का गड्ढे में है। अमेठी की सीट तो रोक नहीं पाया, हमारी सीट गिन रहे हैं। आप बताइए आप अमेठी कैसे हारे? गांधी परिवार का बेस्टन माना जाता है उत्तर प्रदेश में, जो अमेठी पे अमेठी की सीट नहीं रोक पाया, वो बता रहे हैं कि मोदी सरकार के आप बताइए आप कितनी सीटें आई पंचायत में? बताइए उत्तर प्रदेश के पंचायती चुनाव में कांग्रेस पार्टी की कितनी सीटें आई? बताइए। चलिए वेस्ट बंगाल की बात हो रही है, ज्योति जी बताइए कितनी सीटें आई वेस्ट बंगाल में आपकी? अरे नहीं, आप बताइए। 125 पंचायत चुनाव प्रदेश में 125 सीटें आई आपके वेस्ट बंगाल के चुनाव में। मतलब दिन दहाड़े झूठ बोलते हुए भी पलक नहीं झपकते। 125 सीटें आ गई इनके वेस्ट बंगाल के चुनाव में। कितनी सीटें? 500 है वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल के विधानसभा में 500 सीटें। अबे दुबे जी, आप मुझसे बड़े उम्र पे मुझसे कहीं पहले से राजनीति। अबे जी, उत्तर प्रदेश निकाय तो दूर, चलिए आप लोग विधानसभा की तैयारी में भी लगे हैं या नहीं, ये भी सवाल उठता है। लेकिन जब बात पश्चिम बंगाल की करते हैं तो यहाँ पर तो आप 0 पर सिमट गए। ऐसे में कैसे हम सवाल उठाएं उस टीएमसी से जिसने आज सर्जिकल स्ट्राइक किया, या बीजेपी से जो कम से कम 2 डिजिट में अपने विधायक ला पाई? त्यागी जी, आपसे समझना चाहेंगे, एक वक्त ऐसा था जब भारत में सर्जिकल स्ट्राइक का पैरेलल इमेज जो माना जाता था वो सिर्फ मोदी का था, लेकिन आज की तारीख के बाद सर्जिकल स्ट्राइक के लिए ममता बनर्जी को भी याद किया जाएगा, क्योंकि बीजेपी उसी मोड़ पर आकर रुक गई आज जहां शुरुआत हुई थी
टीएमसी के नेताओं को मुकुल रॉय को पार्टी में लाने की और आज उन्हीं मुकुल रॉय को टीएमसी वापस अपने दल में ले गई। इन हालातों को देखते हुए आपका क्या आंकलन है आगे के लिए? दीदी का बात हुआ है ज्योति जी। शाकिर जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? ये जो त्यागी जी को शायद दीदी का फोन गया, ममता बनर्जी का फोन गया त्यागी जी, फोन गया था, बातचीत हुई उनकी आपकी त्यागी जी ममता बनर्जी से? नहीं, हम उनके शपथ ग्रहण समारोह में हम नीतीश कुमार जी गए थे, हमारी कोई दुर्भावना नहीं है। मैं जो सवाल आपने पूछा है मैं उसका जवाब देना चाहता हूं जी। इस समय देश के अंदर कांग्रेस पार्टी की कमजोरी की वजह से एक फिनोमिना ऑफ सब नेशनलिज्म चला है। बीजेपी की मजबूती के बाद, मोदी जी की बढ़ती हुई लोकप्रियता के बाद, टीएमसी हो, शरद पवार जी हो या आंध्रा के दोनों आउटफिट हो या स्टालिन हो एंड इवन सीपीएम हो, ये रीजनल एस्पिरेशंस की पार्टियां बनी हैं और निसंदेह जो सब नेशनलिज्म है उसका नेशनलिज्म से कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है। बंगाली हो, महाराष्ट्रियन हो, तमिल हो, वो भी उतने देशभक्त है जितना बाकी देश है। तो ये जो रीजनल एस्पिरेशंस जनता की पूरी नहीं हो पाई, उनको लगा कि उनके साथ भाषा को लेकर भेदभाव हुआ। डीएमके कैसे बनी? भाषा के भेदभाव को लेकर के। टीएमसी कैसे बनी? शरद पवार की इमरजेंसी कैसे हुई? पश्चिमी बंगाल में, केरला में कम्युनिस्ट कैसे आ गए? और अभी आपके सामने की बात है ज्योति जी, जगन मोहन रेड्डी कैसे बने? चंद्रशेखर राव कैसे बने? अपने अपने राज्यों के आर्थिक हितों के सवालों को लेकर के, और कांग्रेस पार्टी के उस समय का जो केंद्रीय नेतृत्व था उसकी गलती की वजह से। अगर जगन मोहन रेड्डी को उस समय मुख्यमंत्री बना दिया होता तो आज सारा का सारा आंध्र प्रदेश कांग्रेस पार्टी के साथ होता। इस बात से तो बिल्कुल सहमति रखनी पड़ेगी। जिन जिन राज्यों में कांग्रेस ने, जहां पर कांग्रेस का शासन हुआ करता था, नेताओं की बेकदरी की, रीजनलिज्म वहां हावी हुआ और कई नेता ऐसे हैं, वाईएसआर, जगन मोहन से लेकर हेमंत बिस्वा शर्मा और ममता बनर्जी खुद, हालांकि उनकी पार्टी को अब 30 साल से ऊपर हो रहे हैं, लेकिन आज की तारीख में अपने अपने राज्य में न सिर्फ नेतृत्व कर रहे हैं बल्कि खुल्लम खुल्ला मोदी को चैलेंज भी दे रहे हैं। ऐसे में बंगाल की सियासत में आज ये कहें कि एक और। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।